गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 19 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल में चर्चाओं में रहे अब्राहम समझौता या अब्राहम एकॉर्ड किन दो देशों के बीच में हुआ है। यूपीएससी नॉर्मली आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, हाल में चर्चाओं में रहे अब्राहम समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है। ऑप्शन ए है अमेरिका और इजराइल, ऑप्शन बी है इजराइल और सऊदी अरब, ऑप्शन सी है इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। ओके, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ मुझे डिस्कस करना है वो यह करना है, पंजाब के सीएम का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा इस मीटिंग में कि अगर इस नहर का निर्माण किया गया तो पंजाब जल उठेगा। वैसे ही पंजाब में जो है पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी गतिविधि को किया जाता है, अंजाम दिया जाता है या खालिस्तान गतिविधि को बढ़ाया जाता है पंजाब में। अगर इस नहर का निर्माण हुआ तो निश्चित तौर पे पंजाब जल उठेगा। ये कहना था कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री का। तो हम डिटेल से इस नहर का क्या डिस्प्यूट है उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जाकर के ये न्यूज़ पढ़ लेना और साथ ही साथ पेज नंबर 6 पे भी इसका रिमेनिंग न्यूज़ है वो जाकर के पढ़ लेना। लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो इतिहास है, हम वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखो, इतिहास की शुरुआत होती है दो राज्य के बीच बंटवारे को लेकर के, पंजाब और हरियाणा। ये दो राज्य बट गए आपस में। हालांकि अभी भी दोनों राज्य की राजधानी एक ही है। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। लेकिन पंजाब और हरियाणा भौगोलिक रूप से आपस में बट गई। पंजाब और हरियाणा दो अलग राज्य बन गई, लेकिन इनके बीच में नदी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था उस समय में। जिस समय में पंजाब हरियाणा बनने वाली थी उससे पहले डिस्कस नहीं हुआ था कि नदी का पानी कौन कितना पानी यूज करेगा, ये क्लियर चर्चा नहीं हुआ था बनने से पहले। तो इसकी जो शुरुआत है, विवाद की शुरुआत 1 नवंबर 1966 को ही होती है, जब दोनों राज्य भौगोलिक रूप में अस्तित्व में आया था, पंजाब और हरियाणा। समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1981 में प्रयास किया गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई। तीनों राज्य के मुख्यमंत्री आए। इस बैठक में यह समझौता हुआ था कि अतिरिक्त जल जो है पंजाब को दिया जाएगा और पंजाब सतलज यमुना नहर के अपने हिस्से के 121 किलोमीटर का निर्माण करवाएगा। तो ये जो कैनाल है, जिस कैनाल का नाम है सतलज यमुना नहर विवाद, सतलज यमुना नहर जो है, इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी पंजाब को। ये पंजाब को निर्माण करवाना था। इस समझौता के तहत सतलज यमुना नहर परियोजना का निर्माण 1991 तक पूरा किया जाना था। देखो, 1981 में समझौता हुआ है और 1991 तक इसका जो है निर्माण किया जाना था, पूरा कर लिया जाना था। लेकिन इसको एक अकाली नेता, जो पंजाब के एक अकाली नेता है, उन्होंने इसको धार्मिक रंग दे दिया और धार्मिक रंग देने के बाद इसमें फिर गतिरोध की स्थिति शुरू हो गई, फिर इसमें विद्रोह की स्थिति शुरू हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरे पंजाब में लगभग इसका विद्रोह हुआ, इसका विरोध हुआ और विद्रोह दोनों हुआ। और जो उग्रवादी गतिविधि है उसको जो है आगे लाया गया। उग्रवादी गतिविधि जो है इसको रोकने का काम किया। तो परियोजना बीच में ही ठप हो गई, बीच में ही परियोजना फंस गई। उसके बाद 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा एक समझौता साइन किया गया था जिसे पंजाब समझौता कहते हैं, या इसे राजीव लोंगोवाल समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और पंजाब के सीएम जो थे वो लोंगोवाल थे। समझौता के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह वर्णवाल ने
सतलज यमुना नहर का कार्य करवाना शुरू किया और इसी समय में उग्रवादियों ने कार्यस्थल पर कई मजदूरों और इंजीनियर की हत्या करवा दी और जिसके परिणाम स्वरूप यह परियोजना फिर से ठप हो गया। तो शुरुआत किया गया लेकिन फिर से ये परियोजना ठप हो गई। उसके बाद 2016 में मार्च 2016 में पंजाब सरकार ने सतलज यमुना नहर से संबंधित सभी समझौतों को रद्द करते हुए नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के आवंटन को भी रद्द कर दिया। यानी 2016 से जितना भी समझौता पहले हुआ है सभी समझौता को पंजाब सरकार ने रद्द कर दिया और जो उन्होंने भूमि अधिग्रहण किया था नहर बनाने के लिए उसको भी कैंसिल कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। और अब जाकर के पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री का एक स्ट्रॉन्गेस्ट बयान है कि अगर ये नहर का निर्माण पंजाब सरकार करेगी तो निश्चित तौर पे उग्रवादी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि पंजाब में हावी हो जाएगी और पंजाब फिर से एक बार जल उठेगा। देखो एक सिद्धांत है, नदी जल विवाद को लेकर के जब भी आपको लिखना होगा मेंस में आप इस सिद्धांत को कोट एंड कोट कर सकते हैं। इसे कहा गया है रिपेरियन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नदी के जल उस राज्य या देश का अधिकार होता है जहां से वो बहती है। ये किसका सिद्धांत है? रिपेरियन सिद्धांत है। और एक और अधिकरण का नाम याद रख लेना, इस अधिकरण जो है इसे कहा गया इराडी अधिकरण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी वाला कृष्ण इराडी की अध्यक्षता में 1986 में जल विवाद के समाधान के लिए इराडी अधिकरण की स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। और अधिकरण ने 1987 में पंजाब और हरियाणा को मिलने वाले पानी के हिस्से में क्रमशः 5 मिलियन एकड़ फीट और 3.83 मिलियन एकड़ फीट की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। अधिक सिफारिश इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रख लेना। इराडी अधिकरण की स्थापना पंजाब और हरियाणा के मध्य हुए पानी विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था 86 में सॉरी। तो ये बेसिक डिस्प्यूट है, इसको जाकर के यहाँ तो पढ़ लेना आप, पेज नंबर 6 में भी दिया हुआ, वहाँ भी जाकर के आप इसको पढ़ लेना। पीएम केयर फंड्स पे आपत्ति खारिज। मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि पीएम केयर्स जो फंड बना है, कोरोना के समय में जो प्राइम मिनिस्टर ने फंड बनाया है, इस फंड का जो पैसा है उस पैसा को राष्ट्रीय आपदा कोष में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड राष्ट्रीय आपदा कोष में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये डिपेंड करेगा पूरी तरह से कैबिनेट का निर्णय, कैबिनेट इस पर क्या निर्णय लेता है, प्राइम मिनिस्टर इस पर क्या निर्णय लेते हैं, हम इस पर कोई डिसीजन नहीं सुनाएंगे। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 72 घंटे में मिलेगी उद्योग लगाने की मंजूरी। तो मैं आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहा था कि अगर हमें भारत में उद्योग को सेटअप करना है तो हमें मंजूरी में जल्दी करना होगा। जो कंपनी चीन छोड़ के इंडिया आना चाहती है, जो सब कंपनी यूरोपियन कंपनी है जिसका ब्रांच चीन में है, वो छोड़ के अगर इंडिया आना चाहती है तो आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सारी के सारी फैसिलिटीज़ मिले। सबसे पहले उसे तो क्लियरेंस मिले, जल्दी से जल्दी भूमि मिले, जल्दी से जल्दी उसे क्लियरेंस मिले। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, एक अच्छा काम है। उत्तराखंड में लिपुलेख सीमा पे चीन ने तैनात किए टैंक। चीन इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चीन के साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो यूपीएससी 2020 में पूछ सकता है, जितना भी लोकेशन जो डिस्प्यूट का लोकेशन रहा है, चाहे वो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख जो एक्चुअली में लिपुलेख विवाद था वो था भारत और नेपाल के बीच में। तो वहाँ भी उस सीमा के पास भी जो है चीन के सैनिक तैनात हो गए हैं। साथ ही साथ पेगोंग तोसो मोरिरी लेक जो है लगातार चर्चा में है, गलवान घाटी आपको लगातार चर्चा में है, फिंगर 14 पॉइंट लगातार आपको चर्चा में है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग क्षेत्र आपको लगातार चर्चा में है। तो ये सारे के सारे जो लोकेशन जहाँ पे डिस्प्यूट हुआ है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी डायरेक्टली लोकेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में। देखो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक टॉप 10 में मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली समेत 7 आई थी। अटल इनोवेशन रैंकिंग जो है
इस रैंकिंग के तहत इनोवेशन के सेक्टर में कौन सी संस्था देश की काम कर रही है, सबसे टॉप संस्था कौन सी है, तो वो है आईआईटी मद्रास। तो बस ये बेसिक याद रख लेना, आईआईटी मद्रास देश में पहला स्थान है इनोवेशन में, और ये रैंकिंग अटल इनोवेशन रैंकिंग के माध्यम से जारी किया गया। हालांकि यूपीएससी ने डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछा था, आई गेस 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछा है कि अटल इनोवेशन मिशन जो है किस मंत्रालय के द्वारा या किस संस्था के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा किया गया है। साल में 2 करोड़ घरों तक पहुंचा पाइप से पीने का पानी। तो पाइप से पीने के पानी के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम है जल जीवन मिशन। इसका उद्देश्य था हर घर में नल से जल। इसका उद्देश्य था हर घर में नल से जल। इसकी शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किला के प्राचीर से भाषण देते हुए जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में देखते हैं। 15 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत लाल किला के प्राचीर से भाषण देते वक्त की थी, जिसका उद्देश्य है कि 2024 तक प्रत्येक घर में नल से जल की व्यवस्था सरकार करेगी। तो जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता कराना है, पीने के पानी का उपलब्धता करवाना है। इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन यानी वाटर स्टोरेज होता है, पानी का जो संचयन होता है, अभी के समय में जो वर्षा जल हो रही है उसका संचयन करना। साथ ही साथ भूजल पुनर्भरण ग्राउंड वाटर को पुनर्भरण करना। घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी अगर हमें हर घर में नल पहुंचाना है, नल के माध्यम से जल पहुंचाना है जो पीने के युक्त हो, तो हमें वर्षा जल को स्टोर करना होगा। हमें ग्राउंड वाटर को फिर से एक बार इनरीच करना होगा, ग्राउंड वाटर के स्टोर को जो लेवल है उस लेवल को बढ़ाना होगा। हमें जो अवशिष्ट जल निकलता है, जो घरेलू अवशिष्ट जल निकलता है, उसके प्रबंधन की व्यवस्था करनी होगी। ये सारे के सारे पार्ट हैं इस मिशन के, जल जीवन मिशन के। जल जीवन मिशन की जो कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। नोडल एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, कार्यान्वयन एजेंसी है जल शक्ति मंत्रालय। एक डाटा है कि भारत में टोटल 16% जनसंख्या रहती है, नहीं ये गलत है थोड़ा सा। भारत में 17.5% पॉपुलेशन भारत में रहती है विश्व की, जबकि हमारे देश में पीने का पानी महज विश्व का 4% है। तो विश्व का 4% पानी विश्व के 17.5% लोगों का जो है उपलब्ध करवा रही है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमें पानी की समस्या से जूझना होगा, और इसके लिए सरकार सजग हो रही है और जल जीवन मिशन सरकार लाई है। अनुमानित लागत है लगभग 3.6 लाख करोड़। 3.6 लाख करोड़ जो है इस मिशन की अनुमानित लागत है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ चर्चा किया है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है 15.70 करोड़ परिवारों तक योजना पहुँचाने का खर्चा होगा 3.60 लाख करोड़, 3,60,000 करोड़। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश किया है आप तक पहुँचाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि जल जीवन मिशन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं कि 2030 तक 40% आबादी शहरों में होगी। तो ये हमारे देश के केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। मेघालय के नए राज्यपाल होंगे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, उसके बाद गोवा के राज्यपाल थे, अब वो मेघालय के नए राज्यपाल होंगे। बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको जानकारी होना चाहिए, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है।
अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं की नई उड़ान योजना के तहत यहाँ पे जो लोग सिविल सेवा में सफल हुए हैं उसको जो है सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ये याद रखो कि नई उड़ान योजना लागू किया गया था और ये शुरुआत किया गया है आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। तो अल्पसंख्यक अगर आप हैं, अगर मान लो आप अल्पसंख्यक हैं, यानी आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप जैन हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप बौद्ध हैं, तो आपको जो है यूपीएससी की अगर आप तैयारी करोगे तो आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अल्पसंख्यकों को फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करने का काम करती है और उसके खर्चे का वहन भारत सरकार करता है। तो इसी के तहत एक योजना आई थी जिस योजना का नाम है नई उड़ान योजना। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल की करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की करना चाहते हैं, आपको फ्री में तैयारी करवाया जाएगा जिसका खर्च आपको भारत सरकार वहन करेगी। इस योजना का नाम है नई उड़ान योजना। तो इसी योजना के तहत जो सफल लोग हैं, जिस लोगों ने जो है जो सफल व्यक्ति हैं जिन्होंने इस योजना का फायदा उठा लिया, तो उनको सम्मानित करने का काम किया गया है अल्पसंख्यक मंत्री के द्वारा। देखो एक बार इसको मैं चाहता हूं कि आप निश्चित तौर पे पढ़ लेना। यहाँ आरक्षण के बारे में चर्चा है। यहाँ वो आरक्षण के बारे में चर्चा है जो क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने का काम करती हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। बीपीएससी जो हुआ था 63rd बीपीएससी में जो पहला रैंक लाया था, फर्स्ट रैंक जो लाया था, और वो फर्स्ट रैंक लाया गया एक एमपी के लड़का द्वारा। मध्य प्रदेश का वो लड़का था और उसके द्वारा जो है फर्स्ट रैंक लाया गया। जबकि कल मध्य प्रदेश ने घोषणा किया है कि 100% रिजर्वेशन सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही है। मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन, यहाँ देखो 100% रिजर्वेशन जो है वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है। जबकि बिहार जैसे राज्य में मध्य प्रदेश के बच्चे आकर के टॉप कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो है क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों को बढ़ावा दे सकता है, क्षेत्रवाद जैसे मुद्दे बढ़ सकते हैं। अब देखो आपको क्या जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। मूल अधिकार में खास करके आर्टिकल 14 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आर्टिकल 12 के बारे में जिसमें राज्य के बारे में चर्चा है कि राज्य क्या होता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आर्टिकल 13 के बारे में जानकारी होना चाहिए। आर्टिकल 15, 16 और आर्टिकल 368। तो ये 5 या 6 आर्टिकल मैंने बताया जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जाकर के अपने स्टैटिक बुक से वो आप पढ़ लेना। आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16 और 368। यमुना का बहाव मोरा देना पड़ सकता है 3,60,00,000 रुपए तक का जुर्माना। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो यमुना नदी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, और दूसरा जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोनों ही यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यमुना नदी भारत की एक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी यह सहायक नदी है। यमुना का जो उद्गम होता है ये यमुनोत्री से होता है, जो उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर में गढ़वाल नामक जगह पे है। तो यमुना का उद्गम यमुनोत्री नामक जो है यमुनोत्री से होता है, यमुनोत्री नामक हिमनद से होता है। प्रयागराज में यह, यानी जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज है या इलाहाबाद कहिए आप, वहाँ पे ये गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, केन, ये इसकी सहायक नदी है। चंबल, सेंगर, सिंधु, छोटी सिंधु, बेतवा, केन इसकी सहायक नदी है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली, आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग प्रमुख है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहाँ के ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है।
तो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख लेना, यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है। यमुना की कौन सी सहायक नदी है, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, केन इसकी सहायक नदी है। कहाँ गंगा में मिलती है, तो ये इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा में मिलती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान, यूपीएससी इस पे पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, और लगातार ये संस्था चर्चा में रहता है। तो सबसे पहले तो ये जो संस्था है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान, एक सांविधिक संस्था, ऐसी संस्था जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया हो उसे सांविधिक संगठन कहा जाता है। और इसका निर्माण किया गया है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के द्वारा। ठीक है, तो बहुत जगह ये कन्फ्यूजन आपको होगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान की स्थापना वायु प्रदूषण एक्ट 1981 के माध्यम से किया गया, तो ये कन्फ्यूजन मत रखना। इसकी स्थापना जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के माध्यम से किया गया। यहाँ पे यूपीएससी आपको फंसा सकता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण तथा वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी मामले पे केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करती है। वायु प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों को, डाटा को कलेक्ट करने का काम करती है, उसको प्रकाशन करने का काम करती है और सरकार को सुझाव देने का काम करती है ये संस्था, जिसका नाम है सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इस तरह से अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अगर मान लो किसी नदी के बारे में जिक्र है न्यूज़ में, तो जाकर के अपने बेसिक बुक से उस नदी के बारे में पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह से पेपर को पढ़ना चाहिए। नौसेना के ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करेंगे शीर्ष कमांडर। यहाँ पे देखो, बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद सृजित होने के बाद सैन्य कमांडर का यह पहला सम्मेलन है। मेरे लिए अधिक इम्पॉर्टेंट है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित होने के बाद यह पहला मीटिंग हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है उसके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बेसिक काम क्या होता है, युद्ध का समय है मान लो, तो वैसे समय में जल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, स्थल सेना हो गया, ये तीनों ही सेना को कोऑर्डिनेट करने का काम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करता है। साथ ही साथ सरकार को सुझाव देने का काम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करता है। किसी भी हथियार की खरीदारी में सरकार को सुझाव देने का काम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करता है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद काफ़ी व्यापक पद होता है, खास करके वर्तमान में जब हम चीन के साथ हमारा इशू चल रहा है, लद्दाख में इशू चल रहा है, तो वैसे कंडीशन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। और इस पद का सृजन पिछले वर्ष हुआ है, 2019 के लास्ट में इस पद का सृजन हुआ है। इसकी सिफारिश सबसे पहले कारगिल समीक्षा समिति के द्वारा किया गया था। कारगिल समीक्षा समिति के द्वारा इसकी सिफारिश किया गया था और उस समीक्षा समिति को लीड किया था। कारगिल समीक्षा समिति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस समिति के अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम। तो इनकी सिफारिश पे इस सीडीएस के पद के सृजन की चर्चा की गई थी। सीडीएस के पद बनाए जाने की जो न्यूनतम अधिकतम आयु है वो 65 वर्ष तक है। तो सेना प्रमुख जो होते हैं, तीनों ही सेना के जो प्रमुख होते हैं, जल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और थल सेना प्रमुख, इन तीनों सेना प्रमुख से एक व्यक्ति चुने जा सकते हैं आपको सीडीएस के लिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए। अभी जो वर्तमान के सीडीएस हैं वो हैं बिपिन रावत जी, और बिपिन रावत जी इससे पहले भारत के थल सेना अध्यक्ष थे, राइट। तो इसका जो है एज 65 वर्ष है मैक्सिमम, और जो किसी भी सेना का प्रमुख है उस प्रमुख का एज वो 62 वर्ष तक होता है। यानी मान लो आप थल सेना का प्रमुख हैं तो आप 62 वर्ष तक जो है आप थल सेना का प्रमुख रहेंगे, और उसके बाद आप रिटायर करेंगे तो उसके 3 वर्ष के लिए आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया जाएगा। यानी 65 वर्ष की आयु तक आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह सकते हैं।
सीडीएस की सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा। साथ ही वो सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों के बाद बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी निजी रोजगार की अनुमति नहीं होगी। तो ये सब बेसिक फंडा है, बस बेसिकली आप याद रख लेना। सीडीएस का पद होता है इम्पोर्टेंट, तीनों ही सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, युद्ध के समय में अधिक इंपॉर्टेंट होता है इनका पद। शहरीकरण की चुनौती, इसको खुद पढ़ लेना आप, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नया हांगकांग बन सकता है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार पे जो हाल फिलहाल में प्रोग्रेस हुआ है, 2300 किलोमीटर का केबल बिछाया गया है, समुद्र में केबल बिछाया गया है और चेन्नई से कनेक्ट किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो 2300 किलोमीटर का समुद्र में केबल बिछाने का काम अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है और इसको अंजाम दिया गया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केबल बिछाया गया है ताकि वहाँ पे हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सके। और निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता है तो अंडमान काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी आगे बढ़ सकता है। बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि अंडमान की महत्ता भारत के लिए क्यों है, और इस आर्टिकल में भी कुछ पॉइंट की चर्चा की गई है, उसको भी लेकर के मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो अंडमान की महत्ता भारत के लिए इसलिए है क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम सफल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, जो आसियान के साथ हम पॉलिसी अपना रहे हैं, आसियान के साथ हमें संबंध बेहतर करना है तो हमें अंडमान निकोबार को डेवलप करना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रणनीतिक महत्वपूर्ण है, रणनीतिक रूप से स्ट्रेटजिक व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मलक्का स्टेट के काफ़ी नज़दीक है, मलक्का के काफ़ी नज़दीक है और मलक्का से जो है विश्व का लगभग आधे से अधिक व्यापार जो होता है वो मलक्का से होता है। विश्व का आधे से अधिक व्यापार मलक्का से होता है। चीन का 80% व्यापार जो है मलक्का से होता है और चूंकि ये मलक्का के काफ़ी नज़दीक है इसलिए इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट है, इसके रणनीतिक महत्ता है। मलक्का मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पे। ओके, ये मैप है, यहाँ पे आपको दिखेगा अंडमान, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ तक हमारा अंडमान है, यहाँ तक, राइट। और ये जो है, ये जो स्टेट है, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से नॉर्मली कोई भी जहाज़ जाती है तो यहाँ से जाती है, ऐसे करके यहाँ से लेकर ये जो बीच से क्रॉस होता है इसी को कहा गया है मलक्का स्टेट। विश्व का आधे से अधिक व्यापार इसी स्टेट के माध्यम से होता है, आधे से अधिक शिप यहीं से गुजरता है। चीन का 80% से व्यापार यहीं से होता है और हमारे लिए इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी महत्ता इसलिए है चूँकि ये मलक्का के नज़दीक है, स्ट्रेटजिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देश की पहली इंटीग्रेटेड कमांड यहीं पे है। तीनों ही कमांड का जो कंबाइंड ऑफिस होता है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना का जो कंबाइंड ऑफिस है वो यहीं पे है। इंटीग्रेटेड कमांड देश का पहला यहीं पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। पर्यटन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर्यटन यहाँ पे लोग काफ़ी घूमने के लिए आते हैं, विदेशों से लोग घूमने के लिए आते हैं और पर्यटन के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही साथ पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इंडिया में जो है जितने नेशनल पार्क हैं उस नेशनल पार्क में 10 से अधिक नेशनल पार्क आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो ये शो करता है कि ये हमारे लिए पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारी जीव जंतु, कई सारी प्रजाति आपको अंडमान में अक्सर मिलती होगी, अक्सर चर्चा में रहता है। सांस्कृतिक धरोहर है, क्यों? क्योंकि काला पानी की जो सज़ा दी जाती थी, तो जितने लोगों को भारत में क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी उनको यहीं पे रखा जाता था। तो इसलिए जो है हमारे लिए ये सांस्कृतिक धरोहर है। और निश्चित तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे वहाँ पे अंडमान में, तो उन्होंने स्वराज द्वीप नाम रखा, एक द्वीप का शहीद द्वीप उन्होंने नाम रखा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए सांस्कृतिक धरोहर, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। समुद्री संसाधन का केंद्र है। समुद्री संसाधन कैसे केंद्र है? क्योंकि हम यहाँ से टाइड एनर्जी मिल सकता है,
टाइड यानी ज्वार भाटा से जो ऊर्जा मिलती है उसे टाइड एनर्जी कहा जाता है। उसके बाद मत्स्य पालन के एक सोर्स के रूप में भी है, यहाँ पे मछली पालन हो सकता है, मरीन एग्रीकल्चर हो सकता है। जिस तरह से हमारे पास लैंड कमी हो रहा है, ज़मीन का कम हो रहा है, जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और ज़मीन कम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मैरीन एग्रीकल्चर पे जोर देना होगा, कृषि एग्रीकल्चर पे जोर देना होगा, समुद्री शैवाल की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से ये जो पार्ट हैं, ये सारे के सारे पार्ट हैं समुद्री संसाधन के, जो हमें अवेलेबल हो सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। इसलिए हमारे लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट का केंद्र बन सकता है। मलाका स्टेट एक ट्रांसपोर्ट का केंद्र है, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट का केंद्र बन सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसका क्षेत्रफल जो है वो सिंगापुर से 11 गुना बड़ा है, हांगकांग से 8 गुना बड़ा है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास मौका है कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी डेवलप करें हांगकांग की तरह और सिंगापुर की तरह। अब देखो सरकार ने क्या पहल किया, दो पहल की मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। एक पहल है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, IDA जिसे कहा जाता है। जितने भी देश में आइलैंड है, उस आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए एक एजेंसी की गठन किया गया है, जिसको हेड किया जाता है होम मिनिस्टर के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा। और दूसरा जो पहल यहाँ पे किया गया है, ये 2300 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिछाया गया है। साथ ही साथ शहीद द्वीप नाम रखा गया है, स्वराज द्वीप नाम रखा गया है वहाँ के, और अन्य भी कई काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपके साथ चर्चा किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ताकि सरकार उस पर जो ध्यान दे रही है उसकी आवश्यकता क्यों है। इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं, इसको जाकर के एक बार पढ़ लेना। इस टॉपिक को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पकड़ने लगी रफ्तार। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूज़ क्या है, बस इतना आप पढ़ लेना। चीन से मान लो आपने कच्चा माल मंगाया और उस कच्चा माल को प्रोसेस करके आपने उसे निर्यात कर दिया, तो आपने अगर मान लो 30% का घरेलू उपयोग के लिए आपने छोड़ दिया, 30% आप चाहते हो कि भारत में ही सामान बिके, और 70% आप उसे निर्यात कर दिया। तो जितना कच्चा माल आपने मंगाया था, उसके कच्चा माल का जितना % आप इंडिया में उपयोग करने वाले हो, उतना का ही आपको शुल्क देना होगा, उतना पे ही आपको टैक्स लगेगा। जितना आपने निर्यात किया, 70% आप निर्यात कर रहे हो तो 70% पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 30% अगर आप घरेलू उपयोग करना चाहते हैं या घरेलू बेचना चाहते हैं, भारत के अंदर के मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो उतना पे ही आपको टैक्स लगेगा। तो विश्व के किसी भी देश से अगर आप कच्चा माल मंगाते हैं और उस कच्चा माल को तैयार करने के बाद जितना आपने निर्यात कर दिया, उतना पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जितना आप घरेलू मार्केट में खपत करना चाहते हैं, भारत मार्केट में बेचना चाहते हैं, उतना पे ही आपको टैक्स लगेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत सशक्त बने, तो ये चीज़ें करनी जरूरी है। कृषि उत्पादनों के निर्यात में 23% की वृद्धि निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है, एक सकारात्मक कदम है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ, एग्रीकल्चर उत्पाद एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसके लिए एक रणनीति भी आई थी सरकार लेकर 2018 में, जिसका नाम था कृषि निर्यात नीति 2018। और इस नीति का उद्देश्य था $60 अरब का जो है एक्सपोर्ट करना, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना, एग्रीकल्चर के उत्पाद का एक्सपोर्ट करना। $60 बिलियन इसका टारगेट था, 2018 में आया था, टारगेट 2022 के लिए है। तो 2018 में ये जो है $30 बिलियन का एक्सपोर्ट हम करते थे विश्व के मार्केट में। 2022 का हमारा टारगेट है $60 बिलियन का। इसका उद्देश्य है कि किसानों की आय को किस तरह से हम 2022 तक दोगुना करना चाहते हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही थी या की थी सरकार 2018 में। अब देखो चुनौती क्या है।
चुनौती यह है कि कृषि उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान हमारा, लेकिन निर्यात में विश्व में 34वें स्थान पे है। तो विश्व में जितना कृषि का उत्पादन होता है, एग्रीकल्चर जितना सामान प्रोड्यूस होता है, टोटल सामान की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें चीन के बाद इंडिया का स्थान आता है। लेकिन एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हमारा स्थान 34वें स्थान पे है। और एक इम्पॉर्टेंट संस्था जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इस संस्था का नाम है एपीडा। यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछती है। एपीडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। कृषि उत्पाद को किस तरह से हमें निर्यात करना है, तो ये संस्था उसको लेकर के काम करती है। किस तरह से, मान लो चाय का हम निर्यात करें, किस तरह से कॉफ़ी का निर्यात करें, किस तरह से चावल का निर्यात करें, गेहूं का निर्यात करें, जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का निर्यात करने की जिम्मेदारी है वो एपीडा का आता है। और एपीडा कृषि मंत्रालय के तहत नहीं आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रख लेना। तो इसी कृषि निर्यात नीति का तहत ही सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है कि 23% किसानों की उत्पाद का निर्यात बढ़ा है हमारा। कल हमने चर्चा किया था एजीआर को लेकर के, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था जियो से कि जियो आपने रिलायंस कम्युनिकेशन का अधिग्रहण किया है, तो रिलायंस कम्युनिकेशन पे जो एजीआर का बकाया है आपने उसका भुगतान नहीं किया। तो फाइनली जियो ने कहा कि हमने एजीआर के मद में 195 करोड़ रुपया चुका दिया। डीलरों को मिल सकता है एमएसएमई का दर्जा। इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि एमएसएमई का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि एमएसएमई क्या होता है। तो सबसे पहले तो एमएसएमई का 3 पार्ट है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसे कहा जाता है एमएसएमई। तो माइक्रो इंडस्ट्रीज जो है उसमें विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट यानी निवेश जो है 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी होना चाहिए। ये यूपीएससी दे सकता है, चूँकि लगातार चर्चा में था और बहुत कम समय के लिए जो है ये बदला है। I mean, इससे पहले जो था मीडियम इंडस्ट्रीज जो था वो 20 करोड़ रुपए था और 100 करोड़ तक का टर्नओवर था। 20 करोड़ तक का निवेश था, 100 करोड़ तक का टर्नओवर था मीडियम इंडस्ट्रीज। उसको महज 1 महीने के अंदर बदल करके 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है। और ये चीज़ें 1 जुलाई 2020 से लागू हो गई है। तो बहुत कम समय में इसका चेंजेस हुआ है, इसलिए जाकर के यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। ओके, लगता है हमारे पास कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार इसको जाकर के पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब्राहम एकॉर्ड अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के मध्यस्थता से इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है जो 70 वर्ष के बाद हुआ है। 70 के वर्ष के बाद इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात दोनों आपस में एक शांति समझौता साइन किए हैं, जिसे कहा गया अब्राहम एकॉर्ड या अब्राहम समझौता। तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना, अब्राहम समझौता इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।